फौज के फैसले की मुर्सी ने की मजम्मत, घर में किया गया नजरबंद। अमेरिका की मिस्र की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वॉशिंगटन में सिफारत खाने की जासूसी की रिपोर्ट पर हिंदुस्तान ने जताई तशवीश, अमेरिका के साथ उठाएगा मामला। और फूड सिक्योरिटी बिल पर ऑर्डिनेंस लाने पर अपोजिशन हुकूमत पर बरहम, कांग्रेस का अपोजिशन पर अदम ताउन का जवाबी इल्जाम। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मिस्र के सियासी बहरान की। मिस्र में फौज ने मुर्सी हुकूमत का तख्ता उलट दिया है। बीती रात फौजी सरबराह अब्दुल फताह अल सीसी ने आइन के मुअत्तली का ऐलान किया। उन्होंने टेलीविजन पर बराह रास्त खिताब में कहा कि मिस्र के चीफ जस्टिस इंतजामिया के उबूरी सरबराह होंगे। फौज की जानिब से मुर्सी हुकूमत को दी गई डेडलाइन के खात्मे के साथ ही जमहूरी तौर से मुंतखब हुकूमत का वक्त भी जैसे पूरा हुआ। फौज ने आइन को मुअत्तल कर दिया है और जल्द ही सदारती इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है। डेडलाइन खत्म होने के साथ ही फौज ने सरकारी टीवी का मुहासरा कर लिया था। तातील अल-अमल बिद-दस्तूर बिशक्ल मुअक्कद युअद्दी रईस अल-महकमा अद-दस्तूरिया अल-उलिया अल-यमीन अमाम अल-जमइया अल-आम्मा लिल-महकमा इजरा इंतखाबात रियासिया मुबक्किरा على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديدا। टेलीविजन पर खिताब के वक्त फौजी सरबराह के हमरा मजहबी और अपोजिशन रहनुमा भी मौजूद थे। सीसी ने कहा कि मुर्सी हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर खरी नहीं उतर सकी। उन्होंने मजीद कहा कि मुर्सी हुकूमत को बर्खास्त करके फौज तारीखी जिम्मेदारी अदा कर रही है। फौजी सरबराह के खिताब से कबल फौज ने काहिरा में अहम मकामात पर पोजीशन ले ली थी। इस बीच मुर्सी के रफीक का कहना है कि उन्हें नामालूम जगह पर ले जाया गया है। इससे कबल मीडिया में खबर आई थी कि मुर्सी को उन्हीं की रिहाइशगाह पर नजरबंद कर दिया गया है, लेकिन फौज ने इन खबरों की तरदीद की। उधर मुर्सी को हटाए जाने के ऐलान के साथ ही उनके मुखालिफिन खुशी से झूम उठे। कई दिनों से तहरीर स्क्वायर पर जमा मुर्सी मुखालिफिन ने आतिशबाजी की। Let the square back again, like what we did in the first revolution. If the military is going to take the power back, we're going to make sure everything goes well. We're not going to leave the square until our demands get fulfilled, and we're going to like a new president. 30 जून 2012 को इंतखाबात में कामयाबी के बाद मुर्सी जमहूरी तौर से मुंतखब मिस्र के पहले सदर बने थे। उन्हें 57% वोट हासिल हुए थे, लेकिन उनकी एक साला मुद्दत कार गैर इत्मीनान बख्श रही। साथ ही मुल्क की मईशत भी बुरी तरह लड़खड़ा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर मोहम्मद मुर्सी ने फौज के इक़दाम की मजम्मत की है। फौजी सरबराह के ऐलान के थोड़ी ही देर बाद मुर्सी ने फेसबुक पर इसे फौजी बगावत करार दिया। इख्वानुल मुस्लिमीन का कहना है कि फौज का यह कदम मुल्क को मुसीबत में झोंक देगा। मुर्सी की माजूली के ऐलान के साथ ही बड़ी तादाद में मुर्सी हामी सड़कों पर निकल आए हैं। उनका कहना है कि वो फौज का कंट्रोल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बीच महकमे सेहत के मुताबिक मुर्सी हामी और मुखालिफिन के दरमियान झड़पों में 23 अफराद हलाक हो गए हैं। الانقلاب ليس فقط على الرئيس المنتخب، هذا انقلاب على الدستور الذي أقره الشعب المصري، هذا انقلاب على الإرادة الشعبية، هذا الانقلاب على مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية. القوات المسلحة هي لا ترى غير بعين واحدة، لا تنظر إلا بنظرة واحدة، تتجاهل كل هذه الجموع والحشود من أبناء المصريين الذين يدعمون الشرعية. वहीं फौज के इक़दाम की अपोजिशन लीडर अल-बरदई, शेखुल जामिया अल अजहर और कॉप्टिक पोप ने हिमायत की है। इन सभी ने फौज के मुल्क की बेहतरी के लिए खींचे गए फौज के नक्शे राह पर एतमाद का इजहार किया है। أنت
تكون هذه الخطة بداية لانطلاقة جديدة لثورة 25 يناير التي بذل فيها الشعب المصري النفيس والغالي من أجل أن يسترد حريته وكرامته وأن يحقق ما نصبو إليه جميعا عدالة اجتماعية لكل مصري ومصرية. وفقنا الله جميعا وإلى الأمام بإذن الله. उधर अमेरिका ने मिस्र के सियासी बहरान पर तशवीश का इजहार किया है। उसने फौज से मुल्क की बागडोर जमहूरी तौर से मुंतखब हुकूमत के हाथों में जल्द से जल्द सौंपने की अपील की है। अमेरिका के मुताबिक मिस्र में क़याम अमन और सियासी इस्तेहकाम को पूरे अफ्रीकी खिते और अमेरिका के मफाद में है। मिस्र के पल पल बदलते हालात पर अमेरिका बारीकी नजर रखे हुए है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान जैन सीकी ने कहा कि मिस्र के अवाम को हालिया बहरान के एक पुरअमन सियासी हल की जरूरत है। Of course, remain very concerned about what we're seeing on the ground, and we do realize, of course, that this is an extremely tense and fast-moving situation in Egypt. We are monitoring it very closely, as you all know, and as we've talked about in here for the past several days, and continue to believe that, of course, the Egyptian people deserve a peaceful political solution to the current crisis. We did, of course, watch this or monitor the speech, or have seen reports on the speech from last evening, and felt there was an absence of significant specific steps laid out in Mr. President Morsi's speech. We had said that he must do more to be truly responsive and representative to the justified concerns expressed by the Egyptian people, and unfortunately that was not a part of what he talked about in his speech. वहीं मिस्र की सियासी सूरत हाल पर खाना जंगी से दो चार शाम के सदर बशार अल असद का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। उन्होंने फेसबुक पेज पर अपने पोस्ट में लिखा है कि मिस्र में बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज ने वहां मजहबी सियासत का खात्मा कर दिया है। मुर्सी को जबरदस्ती इक़्तिदार से हटाए जाने पर मुल्क से बाहर मुकीम मिस्री निजाद ने मिला जुला रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। Constitution that affirms and guarantees the fundamental freedoms for the country, freedom of the press, freedom of association, civil society, check and balance, and just as we are human, we are hoping for that. It's not cut and dried. It's not good thing, bad thing. It is a very, very complicated situation. He is democratically elected. However, he does seem to have broken a compact, if you will, with the people of Egypt, and they want new elections. बुलेटिन में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दैवीय आपदा की भीषण त्रासदी से उत्तराखंड में हुए नुकसान और प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए देश भर से विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार आप सभी के इस सेवा भाव का सम्मान करती है। सरकार द्वारा राहत सामग्री के व्यवस्थित ढंग से संकलन एवं वितरण हेतु राहत सामग्री संग्रहण एवं वितरण केंद्र महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में स्थापित किया गया है। दैवीय आपदा में स्वेच्छा से मदद करने हेतु सहायता राशि चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन राहत कोष उत्तराखंड के नाम से मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखंड सचिवालय परिसर 4 सुभाष रोड देहरादून को प्रेषित कर सकते हैं। आप भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा देहरादून में राहत के लिए संचालित मुख्यमंत्री राहत कोष में सीधे भी सहयोग राशि जमा कर सकते हैं। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। तू अभी मिलूंगी फिर मैं दोबारा, जादू की झप्पी ले जा तू अभी मिल
उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में उत्तराखंड वासियों ने फंसे हुए यात्रियों की सेवा व मदद करके देश के साथ साथ विदेशों में भी उत्तराखंड का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उत्तराखंड वासियों पर देश को गर्व है। हिमालय की सुनामी से आई भयंकर त्रासदी में इस देवभूमि और वीर भूमि के भाइयों और बहनों ने जो साहस और धीरज के साथ देश भर से आए फंसे हुए यात्रियों की सहायता की, उसके लिए देश को आप पे गर्व है और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूर्ण निष्ठा और तत्परता के साथ आपको हुई क्षति और क्षेत्रीय समस्याओं का शीघ्र ही समाधान करेंगे। मुसीबत की इस घड़ी में साथ रहने की प्रतिज्ञा। ईटीवी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वॉशिंगटन में हिंदुस्तानी सिफारतखाने की मुबैना जासूसी की रिपोर्टों का हिंदुस्तान ने नोट लिया है। हिंदुस्तान अमरीकी हुकाम के साथ यह मामला उठाएगा। अफशाकार एडवर्ड स्नोडेन ने हिंदुस्तान समेत दीगर 38 मुल्कों के सिफारतखानों की अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए जासूसी किए जाने का राज फाश किया था। वाज़ेह कि वज़ीर ख़ारिजा सलमान खुर्शीद ने मामले की अहमियत कम करने की कोशिश की थी, जिस पर वो अपोजिशन के निशाने पर आ गए थे। Have seen and studied media reports of our embassy in Washington being amongst a list of diplomatic missions which were intrusively monitored by US agencies. Obviously, we are concerned at such disconcerting reports, and we will certainly raise with US authorities these serious allegations. खबर फूड सिक्योरिटी बिल से जुड़ी है। अपोजिशन ने फूड सिक्योरिटी बिल पर ऑर्डिनेंस की राह इख्तियार करने पर हुकूमत की सख्त नुक्ताचीनी की है। उसे हुकूमत की नीयत पर शक है। अपोजिशन ने सवाल किया है कि जुलाई में पार्लियामेंट का मानसून सेशन इजलास है, तो फिर हुकूमत को ऑर्डिनेंस लाने की उजलत क्यों थी? हुकूमत के बाहर से हिमायत कर रही समाजवादी पार्टी को तो ऑर्डिनेंस के पीछे वस्त मुद्दती इंतखाबात की आहट सुनाई दे रही है। अपोजिशन फूड सिक्योरिटी बिल पर ऑर्डिनेंस लाने के हुकूमत के फैसले पर चराग पा है। वो इसे इंतखाबी स्टंट से ताबीर कर रही है। हुकूमत की इस उजलत पर बीजेपी ने उसे आड़े हाथों लिया है। उसका कहना है कि क्या हुकूमत वस्त मुद्दती चुनाव की तैयारी कर रही है। जुलाई में पार्लियामेंट का मानसून इजलास है। बिल पर इजलास में तफसीली बहस हो सकती थी, लेकिन हुकूमत ने पार्लियामेंट की अनदेखी की है। बाया महाज ने भी हुकूमत पर हमला किया है। उसने दरियाफ्त किया कि हुकूमत बहस से क्यों भाग रही है। We have very clearly said it has very serious implication on the people who deserve to be given the food security, and those people who need it will have to get it. But at the same time, the implication on the budget is also very big. Given that, it is important that it be discussed in Parliament. Let it be very clear, we want a legislation, but the food security bill that is before the Parliament in its present form with its present content is not acceptable to us. That is the reason why we have given number of amendments, and we want a thorough debate in the Parliament, and this bill needs to be drastically amended. हुकूमत की बाहर से हिमायत कर रही समाजवादी पार्टी ने भी हुकूमत पर तीखा वार किया है। उसका कहना है कि हुकूमत मानसून सेशन तक इंतजार कर सकती थी। पार्लियामेंट में इस पर तफसीली बहस के बाद इस बिल को मंजूर किया जा सकता था। बिल पर ऑर्डिनेंस लाना और इस पर पार्लियामेंट में बहस का मौका न देना जमहूरियत की रूह के मनाफी अमल है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नरेश अग्रवाल का कहना है कि ये बिल किसानों को सड़कों पर लाने वाला है। एक तो ये बात साफ कर देना चाहते हैं कि ये मध्यावधि चुनाव की तैयारी है। ये फूड सिक्योरिटी बिल नहीं, ये एक तरीके से मध्यावधि चुनाव की घोषणा है। और मैं जानता हूँ सरकार की नीयत इसे पास कराने की नहीं, लेकिन सरकार इस बारे ये दिखाना चाहती है कि हम गरीबों को मुफ्त भोजन देना चाहते हैं।
दूसरा मेरा साफ कहना है ये बिल किसान विरोधी बिल है, अमेरिका की साजिश से, विदेशी शक्तियों की साजिश से लाया गया बिल है। इस बिल के माध्यम से विदेशी लोगों को इस देश के किसानों को बंधक बनाने का मौका मिलेगा। सन 2009 में आम इंतखाबात में कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में गरीब आवाम को फूड सिक्योरिटी देने का वादा किया था। उसे पूरा करने के लिए हुकूमत ने इंतखाबी साल में ऑर्डिनेंस की राह इख्तियार की। ऑर्डिनेंस को काबीना की मंजूरी के बाद अब इसे सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के पास भेजा जाएगा। अगर सदर जमहूरिया इस पर दस्तखत कर देते हैं तो ये नाफिज हो जाएगा। इस ऑर्डिनेंस के अवाम में राइज होने के 6 महीने के अंदर इस पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूरी हासिल होना लाजमी होगा। बिल के तहत मुल्क की 67% आबादी को अवामी निज़ाम तकसीम की दुकानों पर 1 से 3 रुपए फी किलोग्राम की कीमत पर चावल, गेहूं और दाल फराहम की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर कांग्रेस का कहना है कि अपोजिशन के अड़ियल रवैये के सबब हुकूमत को फूड सिक्योरिटी बिल पर ऑर्डिनेंस लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस तर्जुमान अजय माकन ने बीजेपी का नाम लेकर कहा कि बजट सेशन में अहम अपोजिशन जमात ने ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने दी। अगर उसने ताउन किया होता तो ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत ही पेश नहीं आती। बहस से कौन भाग रहा है इसकी तो जनता खुद इन सब चीजों को देखेगी और आगे आने वाले समय में इस बात को बखूबी इसका जवाब भी देगी। मैं केवल आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि हमारा पूरा बजट सत्र खत्म हो गया। बजट सत्र के अंदर बार बार हम लोग इसको लेकर के आते रहे कि इसके ऊपर बहस करें, इसे पारित करें, तो उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं इसके ऊपर बहस किया? क्यों उन्होंने उस वक्त कोई ना कोई ऐसे तरीके से इसको आगे के आगे लेकर के जाते रहे? उस वक्त अगर इसको पारित कर दिया होता, डिस्कशन कर दिया होता तो आज ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं होती। और अगर आज ऑर्डिनेंस भी आया है तो जो अगला सत्र होगा इस पे डिस्कशन होगा और डिस्कशन होने के बाद में इसको ऑर्डिनेंस के बाद में तो हमारे पार्लियामेंट से इसको पास करना ही पड़ता है। वज़ीर दिफा कैंटीनी ने वजारत कॉमर्स की जानिब से दिफा के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी की हद में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर कॉमर्स आनंद शर्मा ने दिफा के शोबे में FDI को 26% से बढ़ाकर 49% करने की तजवीज़ पेश की थी। एंटनी ने आनंद शर्मा को एक खत लिखकर वजारत कॉमर्स की इस तजवीज़ को घरेलू सनत को नुकसान पहुंचाने वाली करार दिया। एंटनी ने खत में लिखा है कि दिफा के शोबे में FDI के फीसद में इजाफे से मुल्क का इन्हिसार दीगर ममालिक पर हो जाएगा, जो कि मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। एंटनी ने दिफा के शोबे में 26% FDI को सही करार दिया। यहां पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अरे हाँ कर रहा हूं। अरे प्रजापति, संडे कब है? संडे कब है यार? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? 9 दुर्लभ जड़ी बूटियों वाले नवरत्न तेल की मालिश से रोज की टेंशन थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। उत्तराखंड में सेना और सरकार के संयुक्त प्रयासों से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे सभी लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। राज्य सरकार के विभिन्न महकमे, सेना और देवभूमि उत्तराखंड की जनता पीड़ितों की सेवा में लगी हुई है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतनी सारी पब्लिक है, सबका भूख का प्यास का ध्यान रखना एक बहुत बड़ी बात होती है और वो इतने अच्छे से कर रहे हैं। सरकार का बहुत धन्यवाद है कि हमारी जितनी हो सकती है उतनी मदद कर रही है। बहुत मदद किया यात्री लोगों को। बाहर से आए यात्री अपने घरों को रवाना हो रहे हैं और उनको रेल एवं बस के निःशुल्क टिकट के साथ ही रास्ते के खर्च के लिए 2000 रुपये नकद भी दिए जा रहे हैं। Really, Uttarakhand Sarkar in every way they helped us. Absolutely. The army, the police, the civil, the government, in every way they protected us, they helped us, and presently also we are having really nothing with us, and they have promised that they will provide us some finance to go back to our place. उत्तराखंड वासियों पर देश को गर्व है। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं बाद में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूं। मुझे अपनी
मेरी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ईटीवी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी आज दिल्ली का दौरा करेंगे। वो पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक मोदी इंतखाबी मुहिम कमेटी के अरकान के नामों का ऐलान कर सकते हैं। ये कमेटी 18 अरकान पर मुश्तमिल हो सकती है। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में 7 पुलिस एहलकारों को मुल्जिम बनाया गया है, लेकिन इनमें ना ही आईबी के अफसर राजेंद्र कुमार का नाम शामिल है और ना ही किसी सियासतदान का। चार्जशीट अहमदाबाद की खुसूसी सीबीआई अदालत में दाखिल की गई। 15 जून 2004 को हुए इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में सीबीआई ने बिलाखिर अपनी पहली चार्जशीट अहमदाबाद की खुसूसी अदालत में दाखिल की। सीबीआई ने चार्जशीट में इशरत जहां व दीगर 3 अफराद की इनकाउंटर के नाम पर हलाकत को साजिश करार दिया है। सीबीआई ने अपने हलफनामे में वाज़ेह तौर पर कहा कि ये इनकाउंटर फर्जी था और गुजरात पुलिस के बाज़ अफसरों ने इस घिनौने जुर्म को अंजाम दिया था। सीबीआई ने इस इनकाउंटर को स्टेज्ड इनकाउंटर करार दिया है। सीबीआई का कहना है कि इस इनकाउंटर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के खुसूसी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार समेत आईबी के दीगर अफसरों के रोल की मजीद तहक़ीक़ात की ज़रूरत है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया ये इनकाउंटर में मुलविस हैं या नहीं। सीबीआई ने केस की तहक़ीक़ात के लिए मजीद वक्त मांगा है। सीबीआई की चार्जशीट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि राजेंद्र कुमार और पीपी पांडे ने इशरत और जावेद से इनकाउंटर से कुछ रोज कबल खोदिया में बातचीत की थी, तो इस बात को साबित करता है कि इशरत को पुलिस अफसर एनके अमीन और तरुण भरोट वसाट से अगवा कर लाए थे। ताहम सीबीआई ने इस अमर पर कोई रोशनी नहीं डाली कि इनकाउंटर में हलाक हुए अफराद दहशतगर्द थे या नहीं। आज चार्जशीट फाइल हुई है और अभी जस्ट रिसेंटली सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया है और उसके अंदर 5-6 एक्यूज को चार्जशीट किया है, बाकी को कुछ 169 में क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई है और उसमें 4-5 लोगों के अगेंस्ट में उन्होंने बोला है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, जिसमें एक 3 आईबी के ऑफिसर्स हैं, एक राजीव वानखेड़े, एमके सिन्हा, राजेंद्र कुमार, टी मित्तल और एंड अदर्स लिखा हुआ है कि औरों के खिलाफ भी वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं 173A में। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि इशरत जहां व दीगर 3 अफराद के इनकाउंटर के वक्त राजेंद्र कुमार गुजरात इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड थे। सीबीआई ने यह भी इंकशाफ किया है कि इनकाउंटर के वक्त गुजरात पुलिस के अफसरों को अहमदाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी के नाम पर तैनात किया गया था, ताकि इनकाउंटर को खुफिया तौर पर अंजाम दिया जा सके। ताहम सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट में राजेंद्र कुमार का नाम शामिल नहीं किया है। सीबीआई का कहना है कि इनकाउंटर में कुमार के मुलविस होने की मजीद जांच की जरूरत है। सीबीआई की चार्जशीट में गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी और साबिक़ वज़ीर ममलिकत दाखिला अमित शाह का नाम भी शामिल नहीं है। सीबीआई ने डीसी वंजारा, तरुण भरोट, एनके अमीन समेत 7 पुलिस अफसरों को इस केस में मुल्जिम बनाया है। इन पुलिस अफसरों पर अगवा और कत्ल के इल्जाम आयद किए गए हैं। सीबीआई ने जोर देकर कहा है कि चार्जशीट सियासत पर नहीं बल्कि शवाहिद की बुनियाद पर तैयार की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर इशरत जहां के घर वालों ने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इशरत के कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी ओहदे और अपोजिशन का ख्याल किए बगैर कसूरवारों को सजा दी जाए। इस मौके पर एनसीपी लीडर राजेंद्र अहवाल ने कहा कि इशरत जहां के फर्जी इनकाउंटर को मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। समाजी कारकुन रऊफ लाला ने कहा कि अधूरे इंसाफ से इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं होता। सीबीआई की आई है उससे हम खुश बहुत हैं, लेकिन हम लोगों को पूरी इस बात की खुशी नहीं है, क्योंकि ये जो बात हम 9 साल से कह रहे हैं कि मेरी बहन बेगुनाह है, निर्दोष है, आज
वो वही बात कानून कह रही है। कानून में साबित हो गया है कि उनका कत्ल हुआ है, उनको मारा गया है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ ऑफिसर्स का नाम इसमें आया है, लेकिन मुझे पूरी इस बात की खुशी नहीं है क्योंकि जिन लोगों ने मेरी बहन को मरवाया है, जिन लोगों ने बहुत बुरी तरह से उनका कत्ल किया, उनको मारा है, उन लोगों को पूरी तरह से अभी नाम नहीं आया है, उन लोगों को सजा नहीं मिली है, इसलिए हम लोग अभी पूरी तरह से खुश नहीं हैं। 9 साल इस परेशानी को एक माँ ने झेला है। 9 साल से मैं बोलती आ रही हूँ कि मेरी बेटी बेगुनाह है, बेगुनाह है, बेगुनाह है, और आज वो कोर्ट ने साबित कर दिया। देखिए, अधूरा इंसाफ जो है वो इंसाफ नहीं होता। हम समझते हैं कि जो चार्जशीट अभी आई है उसमें वो ऑफिसर जिन्होंने इशरत जहां का मर्डर किया है उनके नाम चार्जशीट हो गई है, लेकिन अभी हम समझते हैं कि अभी भी 1-2 कदम हम दूर हैं। चार्जशीट में एक एरिया ओपन रखा है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट जाएगी। 4 आईडी ऑफिसर्स के नाम उसमें दिए हैं, उसमें प्रमुख नाम राजेंद्र कुमार जी का है और वो चार्जशीट उनकी इंक्वायरी होके, और अदर्स भी कहा है। अदर्स का मतलब मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने इस एनकाउंटर में कॉन्स्पिरेसी का केस दायर हुआ, और जैसे मेरे पहले जिन्होंने बात की और लाला साहब ने आपको बताया कि आईडी जो भी मालूमात देती है वो स्टेट इंटेलिजेंस को दी जाती है और स्टेट इंटेलिजेंस वो मालूमात मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को जाके बताते हैं। ये पूरे देश की व्यवस्था में, पूरे देश की ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था में, सरकारी व्यवस्था में ये किया जाता है, और इसका मतलब यह है कि इस कॉन्स्पिरेसी में उस वक्त के मुख्यमंत्री शामिल थे। हमें उस दिन तक न्याय मिला ऐसा हम नहीं मानेंगे जब तक देश को यह नहीं पता चलेगा कि इसके पीछे कौन था, किसने यह हत्या करवाई और इसका आनंद किसने लिया है। और अब बात करेंगे विंबलडन की मिक्स्ड डबल्स में बोपन्ना और सानिया मिर्जा की जोड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। बोपन्ना और जी जियांग की जोड़ी ने योहान और कैटालिन की जोड़ी को 7-6, 3-6 और 6-1 से जेर किया, जबकि सानिया अटेकाओ की जोड़ी ने एरिक और एलाइस की जोड़ी को सीधे सेटों में 7-5 और 6-1 से हराया। उधर मर्दों के डबल्स मुकाबले में महेश भूपति की मुहिम खत्म हो गई है। आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच सेमीफाइनल में पहुंच गया है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच ने टॉम्स बिडिश को 6-3, 6-4 और 7-6 से हराया। सेमीफाइनल में जोकोविच का मुकाबला मार्टिन डेल पोट्रो से होगा। ईटीवी इंडिया में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर। आदाब। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम